बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना में यह फैसला किया गया है कि किसी सूरत लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि हर हाल में लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको सर, लॉन्ग मार्च की तैयारी में जहां साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त इंतहाई एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से भी एक सख्त हिकमत अमली अपनाने की तैयारी हो रही है और हुकूमत कह रही है कि किसी सूरत हम इस्लामाबाद में लोगों को दाखिल होने नहीं देंगे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या ये कशीदगी की तरफ ये तमाम तर हालात जाते आपको दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, कशीदगी और इंतहाई कशीदगी, मुझे ऐसा लगता है जैसे 2014 से भी ज़्यादा कशीदगी, क्योंकि तब जो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने इजाज़त दे दी थी इस्लामाबाद में आने की, और बावजूद इसके कि मिनाजो कुरान के कारकुनों के ऊपर गोलियां चली थीं और फिर रस्ते में भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। लेकिन बहरहाल जो आप कहना चाहिए कि मार्च से पहले इतनी कशीदगी नहीं थी जितनी इस वक्त है, और इंतहाओं को है कशीदगी। और हुकूमत ने पहले ये बात हुई थी कि शायद श्रीनगर हाईवे के ऊपर इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन अब जो है वो उन्होंने कहा है कि सिरे से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा और किसी सूरत यहाँ पर कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी, कोई धरना नहीं होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन कल सुबह लगी है सुप्रीम कोर्ट में। और इस बात के इम्कानात जो माहिर कानून है मुख्तलिफ और वकला रहनुमा, वो कह रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे सकती है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज हो, कोई जगह दे दें या जो भी। लेकिन उससे पहले गुजरे 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि कशीदगी अरूज पे गई। एक शहादत हो गई एक पुलिस एहलकार की, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसके साथ ही सैकड़ों की तादाद में घरों पे छापे पड़े, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के, रहनुमाओं के गिरफ्तारियां। जो दिल बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हुआ देख के वो जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, जो कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनसे एक ताल्लुक़ रहा मेरा ज़ाती भी हमेशा, इंतहाई बहुत बहुत बड़ी शख्सियत वो ख़ुद भी और उनके शौहर भी, और ज़ाहिर है कि अल्लामा इकबाल जिनके वो साहबजादे, और ये सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनी, ये लाहौर हाई कोर्ट की जो है वो जज भी रहीं, और इंतहाई नफीस खातून, इंतहाई हार्वर्ड से इन्होंने लॉ ग्रेजुएशन की हुई है। तो वो जब इस तरह से नज़र आई तो, और फिर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, जो कि कीमोथेरेपी कैंसर पे, वो भी हमें नज़र आई। ये जो मामलात हैं, अच्छा ये माजी में जब होता रहा है, माजी ये करीब में मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, तो उस वक्त भी एक दुख और अफसोस का इजहार हमने किया जब कुलसुम नवाज साहिबा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनके साथ ये मामलात हो रहे थे। तो हमने कम से कम अपने फोरम पे ये डिस्कस किया था कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मरीम नवाज साहिबा के साथ। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो है वो आप समझे कि बिल्कुल मारो या मर जाओ वाली बात। और इसी दौरान कल ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में जब वो आए तो उन्होंने एक अजब बात की, और वो बात अगर मेरे पास क्लिप है हमारे पास तो हम उसको प्ले करें। मैंने एक बात की थी एक या दो रोज पहले, अगर क्लिप हो तो हम प्ले कर दें, वरना हम उसको छोड़ दें। जी, अगर क्लिप हमारे पास रेडी है तो। मैंने एक या दो रोज पहले एक बात की थी इस प्रोग्राम में, और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह था कि हमारी बातचीत चल रही थी कि हम कोई डेट अनाउंस कर दें, 24, 25 या 26। वो प्ले कर देते हैं, वो क्लिप जरा मुझे सुनाएंगे प्लीज, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का। खबर मेरे पास क्या है कि जो गुजरा कल हो गया,
जो कल गुजर गया, यानी आने वाला कल नहीं, अभी खबर है और मैं अपनी खबर पे बिल्कुल पक्का खड़ा रहूंगा। जो कल गुजर गया, उस दिन नवाज शरीफ साहब का कहना यह था कि असेंबली तोड़ दी जाए। कल के दिन, कल गुजरे कल या परसों में असेंबलियों ने टूट जाना था। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये डेट्स थी। मैं बिल्कुल अपनी खबर पे ये जो इनकी मुस्लिम लीग नून के चंद अहम वज़रा से मेरी बात हुई, वज़रा, और उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, ये मियाँ साहब कह रहे थे कि ये इसको मुकाओ, जल्दी मुकाओ, इसको जितनी जल्दी इसको मुकाओ, और अभी इमरान खान की तारीख वारीख आगे पीछे उसको साइड पे करके और इसको इससे जान छुड़ाओ असेंबलियों से। देखिए, अगर हम कल चले जाते, हम 24, 25 या 26 को हमारे जाने का ख्याल था, तो वो नथी हो जाता इनके धरने के साथ, तो एक दबाव था ही, और ये सूनर और लेटर फैसला जो है होना था। लेकिन मैं बिल्कुल तायीद करता हूँ कि हमने एक स्टेज पे ये फैसला ज़रूर किया था कि हम मुश्किल फैसले जो है वो जिससे आवाम को जो है दिक्कत पैदा हो, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो, हम वो फैसले नहीं करेंगे, और ये पॉलिटिकल जो है उससे जो डैमेज होगा उससे भी बचेंगे, और जो है हम फौरी तौर पे 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर जो है हम डिसॉल्व कर देंगे सब। सर, क्या वजूहात बनी जिसके बाद डिसॉल्व नहीं किया गया? मैं आपको बिल्कुल ये बात मैंने उस दिन भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत, नवाज शरीफ साहब ये बात तय कर चुके थे कि असेंबलीज में डिसॉल्व हो जाना है। ये कल रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जो है ये बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, और ये हुआ ये कि दरमियान, अच्छा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज सुबह इस बात को दोहराया कि हाँ ये मामला चल रहे थे कहीं कि वो असेंबलियाँ तोड़ देंगे, लेकिन खान साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया। शायद अभी हमारे साथ अगर कोई मेहमान आते हैं तो हम उनसे ये ज़्यादा पूछ सकें, कोई तहरीक इंसाफ की कोई मरकज़ी क़यादत अगर हमारे पास आती है, कोई उनके मरकज़ी कायद हमारे पास आते हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा मामला चल रहा था जिस पे खान साहब ने मुल्तान में अनाउंस नहीं किया, और खान साहब गए पेशावर, लेकिन फिर खान साहब को वो कॉल किसकी आई, किसकी नहीं कॉल आई, कोई दरमियान में ऐसा रोल कोई प्ले कर रहा था कि ये मामला टल जाए। यानी हुकूमत जो है वो यानी आप देखें ना कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हम तोड़ देते असेंबलियाँ, ये डिसाइड हो गया था 25, 24, 25, 26 को, इन्हीं तारीखों को, लेकिन इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया। अब मसला ये है कि यहां पर वो कह रहे हैं कि हमने एहतजाज होने ही नहीं देना। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इससे पहले इसी साल यानी 2022 में ही तो पीपल्स पार्टी का भी हुआ है सर, इससे पहले इसी साल जो है वो मरीम नवाज साहब और पीडीएम का भी हुआ है। फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब से बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, पहले तो ये बताएं, कल आप जेलम से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, क्या है, और दाखिल होंगे हर सूरत, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हम दाखिल नहीं होने देंगे? नहीं, हर सूरत दाखिल होंगे जी इंशाअल्लाह ताला। कल मैं जेलम पहुंचूंगा इंशाअल्लाह, और जेलम से मतलब मैं वापस आ रहा हूँ। अभी भी जो है, क्योंकि रात से ये लगे हुए थे गिरफ्तारियों वारियों के चक्कर में, तो हमें था कि अभी गिरफ्तार ना हो, तो सुबह इंशाअल्लाह 11 बजे हम जेलम से निकलेंगे, और इंशाअल्लाह 2:30-3 बजे तक हम इस्लामाबाद होंगे, क्योंकि 2 बजे हमने श्रीनगर हाईवे का हमारा टारगेट है, 2 और 3 के दरमियान इंशाअल्लाह हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, यानी श्रीनगर हाईवे से फिर आपने इस्लामाबाद में दाखिल होना है? अभी पहला पड़ाव तो श्रीनगर हाईवे में, फिर देखते हैं आगे जिस तरह से खान साहब गाइडेंस वहां पे देते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वहां पर भी नहीं, बल्कि हम अटक पुल पे ही शायद रोकेंगे, या आपको भी रास्ते में गिरफ्तार करेंगे, रोकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर रोकने की कोशिश होती है, खान साहब ने तो कहा कि मेरे जो जवान है वो हटा दें, सारे रुकावटें हटा दें, आप लोगों का क्या मौकफ होगा पंजाब में? क्योंकि कल पंजाब में बड़ी कशीदगी रही तमाम रात। एक कशीदगी तो बड़ी रही, इन्होंने तकरीबन, आप देखिए, तकरीबन 1600-1700 रेड्स किए, अबाउट 700 लोग जो हैं वो अब तक अरेस्ट किए हैं, फिर तंग किया फैमिलीज को, बच्चों को। कम से कम 5 इंसिडेंट्स हैं जहां 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर आपने वो वीडियोस देखी हैं जहां छोटी बच्ची को जो है वो पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन को तो इन्होंने बिल्कुल ही
मतलब हम उसको क्या कहिए कि इतनी कंटेम्पचुअस बिहेवियर, और फिर बड़ी फैमिलीज के हमाद अजहर की जो घर पे जिस तरह से दाखिल हुए, आपको मालूम है वो लाहौर की इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिलीज में से हैं। उनकी जो वालदा जो हैं उनको चादर चार दीवारी पामाल की गई। फिर जिस तरीके से नासरा जावेद इकबाल जो फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट की, उनके घर में जो है वो धावा बोला गया, और हमारी एमपीएस को अरेस्ट किया गया। एक एमपी हमारी जो है वो 75 साल की हैं, कैंसर पेशेंट हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ आपने देखा इन्होंने क्या कि सो इन्होंने तो कोई हादी जो है वो अगर फर्ज करें, मेरा नुक्ता नजर ये है कि ऑलरेडी पहले ही एक तरह से हमें नजर आता है हुकूमत के जो बयानात आ रहे हैं, मतलब राना सनाउल्लाह साहब हैं वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मरीम नवाज साहबा का कहना है कि आप फितना है, आप एक फितना है जिसे कुचलना लाजिम है। अच्छा, आपकी तरफ से ये बात हो रही है कि जिहाद है। अब मुझे ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में यानी जो बयानात और जो सूरत हाल है वो तो अपने अरूज पे है कशीदगी। अब इस पूरे कशीदा माहौल में अगर खुदा न खास्ता झड़पें होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? क्योंकि आज हुकूमत की तरफ से हमजा शहबाज साहब ने और मरीम नवाज साहबा ने उन्होंने कहा कि ये जो गोली लगी है इसकी जिम्मेदार आप हैं। तो यानी कैसे कशीदगी अगर बढ़ जाती है खुदा न खास्ता और झड़पें होती हैं तो किस तरफ जाएगा मामला? देखिए, मुझे नहीं पता मरियम नवाज वगैरह के घर में क्या कॉन्सेप्ट है चादर चार दीवारी का, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर कोई मेरे घर में इस तरह से दाखिल होगा रात को, और उसके बाद जो है वो इस तरह से नामालूम लोग जो हैं वो बेडरूम्स में जाने की कोशिश करेंगे सिविलियन कपड़ों में और बगैर वारंट के, तो किसी भी इज्जतदार आदमी का रिएक्शन तो वही होगा जो मेजर साहब ने किया। अब ये है कि ये जो इन लोगों को जो सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, वो मैं समझता हूँ कि ये तो जो इनकी फैमिली है शरीफ फैमिली, इसके ऊपर एक और केस का इजाफा हो गया है। और जिस तरीके से इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया अपने सियासी मकासद के लिए, और इसका पर्चा तो सीधा सीधा हमजा और राना सनाउल्लाह के ऊपर होगा, और इसका भी इंशाल्लाह ट्रायल होगा जब हम हुकूमत में आते हैं। अब तीसरी बात यह है कि ये कल क्या होगा, जिस तरफ आपने इशारा किया, यही काम होता है इदारों के। और सुप्रीम कोर्ट अगर उस दिन रूलिंग और इसको जब केस सुन रही थी इलेक्शंस की तरफ चले जाते, पाकिस्तान एब्सोल्युटली वुड हैव बीन अ नॉर्मल कंट्री बनाओ। हाफ वे थ्रू होते हैं हम इलेक्शंस के। इदारों की गलतियां ही हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लेके आई हैं, और अब आगे क्या होगा ये भी इदारों के रवैये पे डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन वो जो वाकया आपने बताया कि जी घर में किसी के भी दाखिल हो, जाहिर है आदमी रिएक्ट करेगा, लेकिन एक पुलिस वाले की शहादत हो गई और उनकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी मजम्मत ही नहीं की गई आपकी तरफ से, कि वो भी एक वाकया ऐसा हुआ है, एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, उसने जाहिर ऑर्डर फॉलो करा था वो भी अपने ऊपर से। इमरान खान ने तो मजम्मत की है जो उसके सियासी इस्तेमाल की। जब आप पुलिस को इस तरह से एक सियासी इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो रिएक्शन है उसमें जाहिर है कि वो मामला जो है वो खराब होंगे। और ये जो कुछ हुआ है इसके नतीजे में इसकी जो जिम्मेदारी है वो स्क्वेयरली PMLN के ऊपर है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके नतीजे में और ज्यादा जो तलखियां हैं वो बढ़ेंगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आज एक और बात जो मरीम नवाज साहबा ने कही है, उन्होंने कहा कि आपका झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट से है, और इमरान खान साहब ने भी कहा जो न्यूट्रल हैं वो अब अपनी मतलब वो न्यूट्रल ना रहें, अब अपना एक फैसला करें कि उन्होंने किस तरफ जाना है। और मरीम नवाज साहबा ने कहा कि आपकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आप क्या तबसरा करेंगे फवाद चौधरी साहब? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, और उससे आंखें बंद कर लें तो एक ज्यादा बात है, लेकिन हकीकत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास को मौके मिले हैं चीजें बेहतर करने के, और वो बेहतर नहीं हुई। और अगर पाकिस्तान में जो हालात जा रहे हैं उसमें जिस तरह की जो तलखियां हैं, एस्टेब्लिशमेंट चाहती तो ये मामला इस नहज पे नहीं जाते। और अब भी मैं समझता हूँ कि जो रोल है उनका कल स्पेशली वो डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये जीरो सम गेम है, यानी आप अगर यहां आते, अच्छा उनका कहना यह है कि जी चूंकि ताहिर कादरी साहब नहीं है, थोड़े से लोग होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप लोग, इस तरह करके, तो ये जीरो सम गेम है, नहीं आपको बाहर सूरत तारीख वापस लेके जानी है, व्हाट मे कम।
देखिए जी, जब इतना, पहली बात तो ये है कि ये क्राउड वो नहीं है जो पिछली दफा था। पिछली दफा तो क्राउड पार्टी ने इकट्ठा किया था। इस दफा तो सिर्फ पार्टी जो है या इमरान खान तो क़यादत दे रहे हैं, लोग तो खुद निकल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा क्राउड होगा, लाखों का क्राउड होगा। इतना बड़ा मजमा पाकिस्तान में कभी इस तारीख से पहले जो है वो आया नहीं होगा। सो ये एक डायनामिक्स इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है पिछले से। अब देखना ये है कि ये मामले को पाकिस्तान में गली मोहल्लों तक ये लड़ाई लेके जाना चाहते हैं या मामले को सुलझाना चाहते हैं, ये सवाल है। अच्छा, गली मोहल्लों तक ये लड़ाई जा सकती है, आपको लगता है? ये बिल्कुल जा सकती है, जिस तरह से हुकूमत कर रही है। अगर आप देखें, आपने 2000 के करीब जो है वो रेड्स कर ली, आपने लोगों को अरेस्ट कर लिया, लोगों की बहुओं बेटियों का आपने इज्जत जो है वो उसका ख्याल नहीं किया, तो यकीनन लड़ाई और तलखियां बढ़ेंगी, तलखियां तो बढ़ेंगी। अच्छा, और यानी ये भी हो सकता है कि यहाँ जो वाकयात पेश आए इस्लामाबाद में या पंजाब में या केपी में, उनका जो असर है वो कराची, सिंध या मुल्क के दीगर हिस्सों में भी फैल जाए? देखिए ना, होगा तो सही, हो तो जब आप करेंगे तो अपना ये तो मामला तो खराब हो। अच्छा, और आप इस्टेब्लिशमेंट से क्या तवक्को रखते हैं कि वो न्यूट्रल रहें? मतलब एक तो ये बात है ना कि खान साहब ने कहा था कि न्यूट्रल ही रहें, अभी अच्छा है कि न्यूट्रल रहें, परसों ये बात, अब उन्होंने कहा है कि वो न्यूट्रल ना रहें। तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न्यूट्रल रहें? तो आप हुकूमत से दो दो हाथ करेंगे सियासी तौर पे, या ये है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी सकिन हो जाए कि भाई इस्लामाबाद है, बाकी फिर किधर जाएगा मामला? सियासी तज़िया पूछ रहा हूँ आपका फवाद चौधरी साहब। एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो जाए तो ये हुकूमत कैसे बरकरार रहेगी? मुझे आप बताइए। इस वक्त 173 नंबर है शहबाज शरीफ के पास, और वो सारा चू चू का मुरब्बा है। आज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो उनकी तो गिनती खत्म हो जाएगी, तो गवर्नमेंट तो कल गिर पड़ेगी। इस वक्त तो एक मेंबर की जो बर्तरी है उसके ऊपर ये हुकूमत खड़ी है, और जो हालात हैं उनमें तो ये नहीं है अपना सस्टेन कर सकते। सो अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो ये तो हुकूमत जो है वो 24 घंटे भी नहीं रह सकते। तो आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से ये हुकूमत खड़ी है उसमें देखा जाए तो फिर तो ये अभी हमें इसका सबूत देना होगा एस्टैब्लिशमेंट को कि वो न्यूट्रल है, क्योंकि इस हुकूमत के खड़े रहने की सूरत ही सिर्फ एक है, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ। अच्छा, और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आप तो खुद रहे हैं सिस्टम में, हुकूमत में, पहले गालिबन पुलिस होती है, फिर रेंजर्स और आखिर में आर्मी। आर्मी कोशिश करती है कि इन्वॉल्व ना हो, वो ज़ाहिर एहसास से मारते हैं और बाकी। आपको लगता है कि आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी गालिबन लॉ एंड ऑर्डर के अंदर? बज़ाहिर मेरा जो तासुर है। देखिए जी, इस वक्त जो नोइंग सिचुएशन, आर्मी का और पीटीआई का रिश्ता बड़ा मजबूत है। ये जो आर्मी है ये मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, और पीटीआई मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है फौज के लिए कि वो इस तरह से मिडिल क्लास के ऊपर जो है और मिडिल क्लास की सियासी जमात के खिलाफ एक पूरा एक्शन ले। मसलन मेरा हल्का जो है वो तो 100% फौजियों का हल्का है। मेरे तो सारे सिपाही हैं जो कि वोटर है, और जो वहाँ पे माहौल है उसमें कोई फौजी नहीं है जो कि इस वक्त पीटीआई के साथ ना हो। सो पीटीआई की फौज के अंदर एक बहुत बड़ी हमायत है। फवाद चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे, अल्लाह ना करे, क्या आपकी क़यादत को जान का खतरा है? जान का खतरा तो है। इमरान खान के ऊपर जो है वो काफी सीरियस थ्रेट्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं, और जान का खतरा तो है। अल्लाह खैर करेगा। फवाद चौधरी साहब, अल्लाह ताला खैरी से रखे सबको। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, 3-4 बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि कशीदगी अरूज पे है। दूसरी बात उन्होंने ये कही, और जो गली कुचवे में ये फैल जाएगा मामला, और ये मेरी मालूमात हैं, ठीक है, मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर कोई वाकया पेश आता है, इमरान खान साहब को जान का खतरा है, इसमें कोई शक नहीं। और इमरान खान साहब ये बात जानते हैं, इमरान खान साहब को इस बात का इल्म है काफ़ी अरसे पहले से। मैं आपके साथ ये बात आज शेयर करता हूँ कि इमरान खान साहब को सियासत में जब वो आए हैं तो एक रूहानी शख्सियत, उनकी अहलिया भी रूहानी है जो बुशरा बीवी हैं, लेकिन मैं किसी और एक रूहानी शख्सियत ने कई साल पहले इमरान खान साहब को ये बताया था
कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर उसके बाद आपकी जान चली जाएगी। अच्छा, ये एक रूहानी शख्सियत ने बताया था इमरान खान साहब को, और मैं उस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बताया था और इमरान खान साहब ने उस पर बड़ा सीरियसली उसको सुना, और बल्कि जब ये उनसे फिर मेरे ख्याल से रब्ता मुनक़ता हो गया इमरान खान साहब का। लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो इमरान खान साहब ने ये बात चूँकि किसी और शख्सियत से कही थी कि मुझे किसी पीर साहब ने बताया है या किसी रूहानी शख्सियत ने बताया, तो वो जो शख्सियत थी उन्होंने काफ़ी इस पर यानी एक तरह से अफसोस का इज़हार किया था कि तुम क्यों बने हो वज़ीर आज़म। यानी एक और शख्सियत जो है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर से, तो उन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कि तुम क्यों बने वज़ीर आज़म, क्योंकि तुम इसके बाद तो तुमने जो मुझे बात कही थी, शेयर की थी, तो अल्लाह ताला बहरहाल खैर करे। लेकिन इमरान खान साहब को ये एक रूहानी शख्सियत ने कई बरस पहले ये कहा था। अच्छा, अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो कशीदगी अरूज पे है। हुकूमत ने भी एक ऐसा स्टांस लिया है जो मेरी समझ से बाहर है। आज राना सनाउल्लाह साहब के साथ ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत के बाकी वज़रा भी बैठे हुए थे, उन सब ने भी एक जुमला कहा उसमें, ताकि एक कलेक्टिव जिम्मेदारी का एहसास जाए कि सारे ही, मतलब ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून, हाँ मतलब आपको साथ कायरा साहब भी नजर आए, शाहज़ैन बुख्ती भी थे, बाकी शख्सियात भी थी, JUIF के रहनुमा भी थे, लेकिन अल्टीमेटली जो हैंडलिंग है वो राना सनाउल्लाह साहब के पास है। और पंजाब में ज़ाहिर हमजा शहबाज साहब हैं, लेकिन उनकी हुकूमत का भी लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि वो फैसले कर रहे हैं वहाँ पे, और उनकी पुलिस बात सुन रही है, जिसके नतीजे में ये तलखी सारी नजर आई। मेरा जो इसमें कंसर्न है वो ये है कि इसमें खुरेजी की तरफ मामला ना चला जाए इसमें मुज़ाकरात कौन करवाएगा, दरमियान में कौन आएगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई शख्सियात या कोई अदारा देखें ना, अब सुप्रीम कोर्ट कैसे बिठाएगी, सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेगी सबसे कि आप आ जाएं और आपस में आप नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक तरफ है, और मतलब दोनों इस्टेब्लिशमेंट को एक फ्री बना के, ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, वो कह रहे हैं, मरीम नवाज साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये अभी तक लाडले हैं। देखें ना, मतलब एक अजीब सी पोजीशन। चौधरी साहब कह रहे हैं कि देखिए मुल्क है ना पाकिस्तान, वो जाहिर वो कह रहे हैं कि भाई उधर से 1-2 वोट जो है वो, और शेख रशीद बाबा कह चुके हैं MKM बैठी है, हर को पता है बाप का बाप, दोबारा छोड़े। मेरा सिर्फ इशू ये सारा करना कि ये IMF के मुज़ाकरातों ने रियासत के मसाइल ज्यादा गंभीर हैं। इसमें 5th कॉलम हमेशा मैं जिक्र करता हूं ना, ये स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी ना, स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, ये कोई 1934-39 के दौरान, तो उस वक्त वो फ्रैंको वो मैड्रिड के ऊपर कब्जा करने के लिए जा रहा था, तो उसने कहा कि ये 4 कॉलम्स तो मेरे, एक तरफ नेशनलिस्ट थे, एक रिपब्लिकन्स थे, तो उसने कहा कि 4 कॉलम्स तो मेरे, यानी 4 जो कमाने हैं फौज की, वो तो यानी उसके जो भी उसके दस्ते थे, उसने कहा हम तो कब्जा करने जा रहे हैं, लेकिन जो 5th कॉलम है हमारा वो शहर के अंदर मौजूद है। अच्छा, यानी 5th कॉलम, वहां से 5th कॉलम की इस्तेलाह निकली। इन 5th कॉलम ये जो खामोशी से बैठे होते हैं किसी जगह और वो अचानक इधर उधर से हमला होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। अब उस वक्त उन्होंने जो 5th कॉलम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ स्पेनिश सिविल वॉर में, वो इस्तेमाल हुआ कि मेरे हामी मौजूद हैं, यानी मैं आगे लड़ रहा हूं फौजियों के साथ, लेकिन मेरे हामी शहर में मौजूद हैं। लेकिन बाद में ये जो इस्तेलाह है ये इस्तेमाल होने लगी पॉलिटिकल साइंस में गद्दारों के तौर पे या स्लीपर सेल्स के तौर पे, कि जो ऐसे लोग जो खामोशी से बैठे हों और अचानक किसी खास मौके पे खड़े हो जाएं। तो उसने जो फ्रैंको ने बात की थी वो किसी और अंदाज में की थी। उसने कहा था कि मेरे हामी मौजूद हैं जो खामोश बैठे हैं लेकिन खड़े हो जाएंगे अचानक मौके पे। लेकिन 9/11 के बाद ये हुआ कि वो जनाब वहां पर अमेरिका में शुरू हो गया कि जी हाँ 5th कॉलम्स कहीं मौजूद हैं, मुसलमानों पे क्रैकडाउन शुरू हो गया। अभी हालिया दिनों में जब ये पुतिन का और हुआ यूक्रेन वाला मामला, तो उन्होंने कहा जी यूरोप के अंदर 5th कॉलमिस्ट मौजूद हैं, ऐसे लोग जो रशिया के बहुत सपोर्टर्स हैं उनको तलाश किया जाए वगैरह। तो 5th कॉलम वो है जिसको हम एक तरह स्लीपर सेल्स कह सकते हैं कि अचानक दरमियान में कोई 3rd फोर्सेज एक्टिव हो गई, कोई दूसरे लोग एक्टिव हो गए, उन्होंने कोई हंगामा रही शुरू कर दी। और ये जो है आज मरीम नवाज साहब ने एक और बात की कि ये अपने साथ असला लेकर आ रहे हैं लोग बहुत सारे। अच्छा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हैं ये मरीम नवाज साहब ने बात तो की, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो उनके पास हैं। लेकिन KP से उन्होंने कहा कि लोग असला लेके आ रहे हैं बड़ी तादाद में और वो यहाँ पे खाना जंगी करेंगे और इंतशार फैलाएंगे और उनको रोका जाएगा। अब अगर ये बात दुरुस्त मानी जाए, मरीम नवाज साहब ने जो बात की है कि वो अपने साथ असलहा लेकर आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पुलिस उनको रोकेगी तो यहां पे तो फिर खून खराबा हो जाएगा। तो ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है
ये मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है, क्योंकि देखें पुलिस के भी हमारे ही नौजवान अपने लोग हैं, उनकी ड्यूटियां, वो बेचारे हमेशा बुराई सारी उनके ऊपर आ जाती है, उनके ऑफिसर्स पे आ जाती है, और ऑफिसर से ज्यादा उनके जो उनके एहलकार हैं जो लो रैंक्स में होते हैं, वो बेचारे वो आगे खड़े, आप सुबह बारिश दोपहर आप देखें वो सड़कों पे खड़े हुए हैं, और जो ऑफिसर्स हैं वो भी परेशान हाल, उनकी ड्यूटियां कैंसिल इधर उधर। अब मसला ये है कि उनको देख के जो हमेशा जो भी मजमा होता है, जो भी मजमा, वो उनको देख के समझता है कि ये हमारे दुश्मन है। हालांकि जो भी उनके सियासी मुखालिफिन है वो ऊपर बैठे हैं। अब उनकी गाड़ी नजर आ गई, किसी शहरी की गाड़ी नजर आ गई, कोई दुकान नजर आ गई, उसको वो जो मॉब है वो समझते कहते हैं ये हमारे दुश्मन है। हालांकि वो दुकान या ठेला या वो जो पुलिस एहलकार है या वो ब्यूरोक्रेट है या उस आम आदमी है, वो दुश्मन नहीं है। लेकिन होता यह है कि जो एक मजमा होता है, वो मजमा ये कहता है कि जब तक हम गोली नहीं चलेगी, कोई आग नहीं लगेगी, कोई यहां पे पथराव नहीं होगा तो खबर नहीं बनेगी। तो वो अच्छा, फिर उससे पहले ही चूंकि माहौल ऐसा बना दिया, ये फर्ज था हुकूमत। मैं, आप यकीन करें, मेरी तवक्को थी कायरा साहब, मेरा ख्याल था शायद कायरा साहब इंतहाई जबरदस्त सियासतदान और कारकुन और एक ठंडे मिजाज के आदमी। मेरा ख्याल ये था कि कायरा साहब और जो उनके साथ अगर एहसन इकबाल साहब होते और उसमें मुसद्दिक मलिक साहब होते, उसमें और इस तरह की शख्सियत और होती हैं हुकूमत की जानिब से, और भी हैं बहुत सारे नाम, लेकिन ज़रा थोड़े से जो है ना ज़रा कूल माइंडेड, उधर से असद उमर साहब होते, बाकी शख्सियात होती, वो सारे ये कहीं से बैठ के मुज़ाकरात करके आगे। लेकिन ये जो बात कही है, जो बात मेरे पास आई है, वो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कही थी कि असेंबलियां टूटने जा रही थीं, असेंबलियां टूटने जा रही थी। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, एक मिनट है, वो जो कॉल आई दरमियान में, वो जाहिर है ना बताएंगे शाह महमूद कुरैशी, ना कोई और बताएगा। मेरा अपना अंदाजा और खबर कह लें इसको कि वो कॉल ये थी कि इमरान खान साहब को रोक दें, अभी तकरीर का अभी वो डेट अनाउंस ना करें, अभी बातचीत चल रही है। अच्छा, वो दरमियान में ये हुआ कि कुछ शख्सियात ने ये कहा नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब का जहन बना हुआ था, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं कि असेंबली तोड़ने जा रहे थे। कुछ शख्सियात ने कहा कि जी हम हुकूमत में आए हुए हैं, मजे से बैठे हैं, क्या जरूरत है जाने की, ये वो खासतौर पर, और उसमें मुस्लिम लीग नून से ज्यादा उनके इत्तेहादी, ठीक है, उन्होंने मशवरे से क्या जरूरत है जाने की, देखते हैं लड़ते हैं और ये बार बार थोड़ी मौका मिल रहा है वगैरह वगैरह करके बात हुई। और उसमें ये हुआ कि वो डिले हो, टाइम डिले हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि छोड़ दो, ये छोड़ो, ये फोन ही ना उठाओ। तो दरमियान में जो भी शख्सियात थी या शख्सियत थी जो ये मामला को हल करवाने जा रहे थे, और खुद नवाज शरीफ साहब, देखिए IMF का प्रोग्राम स्टेल पे चला गया, IMF का प्रोग्राम स्टेल पे चला गया है, वो हम सख्त फैसले नहीं कर पा रहे, वो सख्त फैसले जो हमने करने थे वो हम नहीं कर पा रहे। और यहां पर आज ही सुबह जो है वो अमेरिकन एम्बेसडर दीदार जुल्फर शेरा, बड़ी अच्छी बात है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, उनके एम्बेसडर पहुंचे और पहुंचते ही उनको ये हालात एक देखने पड़ गए जिसके अंदर बिल्कुल इस्लामाबाद बंद पड़ा है और जनाब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या मार्का आ रही होने वाली है कल। और ये बाहर सूरत अंदर दाखिल होंगे। जो बात इन्होंने, देखें ये जो बात कर रहे हैं ना, जो मेरी इतला है वो ये है कि इस्लामाबाद, ये श्रीनगर हाईवे तक पहुंच के फिर इस्लामाबाद दाखिल होंगे। अदालत की तरफ से गालिबन हमें नहीं पता कल क्या होता है, अदालत क्या फैसला करती है, लेकिन अदालत एहतजाज से, पुरअमन एहतजाज से रोक नहीं सकती। वो कहेगी कि जी आप इंतजामिया से कहेगी पुरअमन बनाना, यकीन करें पुरअमन हो, ये हो। दोनों सूरतों में ही दाखिल होंगे इमरान खान दोनों सूरतों में दाखिल होंगे। और उन्होंने आगे से क्रेन्स व्रेन्स वो उनके नौजवान उठा लेंगे, पुलिस भी साइड पे हो जाएगी। पुलिस वाले अब अपनी, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्योंकि जी मॉडल टाउन वाले वाकई के बाद उन्होंने कहा था कि हमें लिख के ऑर्डर्स दें, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स भाग जाते हैं और सियासी हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, हम बीच में मारे जाते हैं। तो आइंदा जो भी, और खासतौर पे जो इमरान खान साहब ने आज बात की ना कि हम याद रखेंगे, हर एक को याद रखेंगे, इसके बाद वो देखें ब्यूरोक्रेसी परेशान हो जाए। उनकी तरफ से ये होता है कि जी आप हमें लिख के ऑर्डर दें, गोली चलानी है तो लिख के दें कि आपने कहा है गोली चलाओ, पकड़ना है तो आप लिख के दें, मार। और लेकिन ये जो हुआ है वाकया कि जिसमें वारंट्स के बगैर वो पुलिस ऑफिसर्स कूदे हैं, छतें घरों में दाखिल हुए हैं, ये एक ऐसा वाकया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि ये तो एक अजीब सी अनार्की है ना, क्या लोगों के घरों में दाखिल हो गए, क्या उठा के ले गए बच्चे को, किसी को अगले दिन वो पता ही नहीं किसका हुक्म था, क्या था, मतलब हमजा शहबाज साहब ने खुद कहा, उनका वजीर कानून था। तो ये नहीं होना चाहिए। और हुकूमत कुछ भी हो, यहां ये बात छोड़ दें आप कि इमरान खान साहब का मौकफ सही है, हुकूमत का मौकफ सही नहीं,
हुकूमत की जिम्मेदारी कोई खुदा ना खासा वाकया पेश आ गया, हुकूमत के गले पड़ेगा। बिल्कुल पहले ही मईशत गले पड़ी हुई है, पहले ही वो सारे कहते हैं पिछले जो हुकूमत 4.5 साल की उनकी हुकूमत थी, वो कहते हैं सारा इधर मलबा पड़ गया। इसमें अगर कोई वाकया पेश आ गया, ये इसको ठंडा रखना, इसको पुरसकून बनाना, ये हुकूमत का काम है, जो कल नहीं हो पाएगा। सर ब्रेक ले लेते जो कल नहीं हो पाएगा। मुझको अंदेशा इस बात का है कि मुल्क जो है वो किसी बड़ी एनार्की की तरफ जाता नजर आ रहा है, अगर इनका रवैया तब्दील ना हुआ तमाम स्टेक होल्डर्स का। सही होगा। और अवाम पिसेंगे। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, नाजरीन वापस आएंगे, सर से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ भी। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी आज कहा है कि मैंने वजीर आजम और वजीर दाखिला को कहा है कि इमरान खान साहब को आने दें और गिरफ्तार ना करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत में मुख्तलिफ किस्म की आरा मौजूद है। कुछ शख्सियात कह रही हैं कि इमरान खान साहब को ना आने दिया जाए और कुछ शख्सियात कह रही हैं कि आने दिया जाए। मामला कहाँ जाके आप समझते हैं कि थमेंगे? मैं आता हूँ ये लॉन्ग मार्च की, क्योंकि बड़े फैसला कुन लम्हात हैं पाकिस्तान की सियासत में, और मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि उसको चंद बातें मैं क्वाड के हवाले से ज़रूर करूं कि क्वाड का जो इजलास हुआ वो एक अजब इजलास हुआ। वो जो टोक्यो में इजलास हुआ एक अजब इजलास हुआ। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे आए, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे, और साथ उनके मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब वहां पर एक अजब मामला यह हुआ कि जब ये मीटिंग हो रही थी, इजलास हुआ, तो इजलास के दौरान यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली दफा चाइना और रशिया दोनों के जो जंगी लड़ाका तैयारे हैं वो उन्होंने उस खित्ते में अपनी मशकें शुरू कर दी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पर इसमें यानी ये बड़ी हैरानकुन बात है कि दोनों मुल्कों ने अपनी, और फिर उसके बाद वहाँ पर यानी एक अजीब सी टेंशन फैली कि जो हैं वो बाइडेन भी मौजूद हैं, मोदी भी मौजूद हैं, कशीदा भी मौजूद हैं, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, और अचानक जो है वो रशिया और चाइना दोनों ने वहाँ पे परवाज़ें शुरू कर दी। और मैं यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ राइटर्स को कि जापान स्क्रम्बल्स जेट्स, जापान ने फौरी तौर पे अपने लड़ाका तैयारों को, यानी अब वहाँ इजलास हो रहा है क्वाड का, और जापान की जो फजाइया है वो अपने लड़ाका तैयारों को तैयार कर रही है कि कहीं चाइना और रशिया जो है वो अटैक ना कर दें। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि ये एयरस्पेस के अंदर एंटर नहीं हुए, ये अंदर बाइडेन मौजूद हैं जापान में, और वहां पर ये हुआ है, ठीक है। और जापान अपने जेट प्लेन्स को जो एक्टिव कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि रशिया एंड चाइना हेल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज इन ईस्ट एशिया एज बाइडेन विजिटेड। यानी बाइडेन, अब ये देखें किस कदर एक अजीब सूरत हाल है कि बाइडेन मौजूद हैं 4 दीगर लीडर्स के साथ, और चाइना और रशिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी, और चारों तरफ से, और पानियों में ही, उनके हदूद में नहीं दाखिल हुए, लेकिन भरपूर तैयारों के साथ वहां पे वो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। अच्छा जी, अब उसका नतीजा क्या निकला कि व्हाइट हाउस की जो स्टेटमेंट आई बाद में, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो छठी हमारी स्लाइड है, व्हाइट हाउस की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई, क्वाड जॉइंट लीडर्स की जो स्टेटमेंट है, उसमें दुनिया भर का जिक्र है। यानी उसमें कोविड का जिक्र है, उसमें स्पेस का जिक्र है, उसमें कोई नई गालिबन कोई मैरीटाइम के हवाले से कोई फोर्सेस बनने जा रही हैं, कोई तिजारती मुआहदे होंगे, कोई ये होगा, कुछ वो होगा, कोई बहुत कुछ होगा। यूक्रेन के अंदर जो इंसानी जो अलमिया जन्म ले रहा है उसका जिक्र हुआ, इंडो पैसिफिक रीजन का पीस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है यूक्रेन में उसके ऊपर गया। अगर एक लफ्ज नहीं है, तवील इसको आप चलाते जाएं, पढ़ते जाएं, ये एक पीएचडी की थीसिस लगेगी आपको, ट्रक की बत्ती। लेकिन इसमें अगर जिक्र नहीं है तो ना चाइना का जिक्र है ना रशिया का जिक्र है जी। रशिया का जिक्र भी नहीं है क्योंकि मोदी मौजूद थे, और मोदी जो है उधर जापान भी डर रहा है, उधर कोरल आइलैंड्स के ऊपर रशिया के साथ फटा है जापान का,
और मोदी मौजूद है, तेल खरीद रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। तो ना चाइना का जिक्र है और ना जापान का जिक्र है। तो इतना बड़ा क्वाड जो है वो, और उसके नतीजे में फिर अभी थोड़ी देर पहले टॉन्ट किया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि क्वाड मेंबर्स हैव आइज ऑन चाइना, चाइना पे नजरें हैं, नो कलेक्टिव कमेंट ऑन रशिया। ओ भाई, रशिया के बारे में क्या कमेंट होना है, चाइना के बारे में भी कमेंट नहीं है, बस नजरें हैं चाइना पे। तो ये एक ऐसा अजीब व गरीब किस्म का वहां पे मैसेज दिया है, जिसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बड़ा मुश्किल होगा आसियान के मुल्कों को वहां पे, ऑल्दो ये कि उन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया बहुत बड़ा, लेकिन मुल्कों को रशिया और चाइना के अगेंस्ट इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। और खासतौर पे उस वक्त जब बिल्कुल बाइडेन की प्रेजेंस में रशिया और चाइना अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें जापान के ऊपर ही, जापान के आसपास, जापान इतनी करें कि जापान अपने लड़ाका तैयार उड़ा दे वहां से, सोचें। और जापान में मीटिंग हो रही है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में। दुनिया जो है वो बड़े, और इस पूरी सूरत हाल में ये पाकिस्तान में जो मैन मेड क्राइसिस है, ये मैन मेड क्राइसिस देखें, मुझे ये इतना कशीदा मामला, यानी अब देखें ये जो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है, ये कोई चौधरी साहब की गुफ्तगू तो नहीं थी। जो मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू है, ये मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू तो नहीं थी। या जो इस वक्त इमरान खान साहब की गुफ्तगू बहरहाल वैसी ही थी, बल्कि उससे थोड़ी ठंडी है। अगर आप नोट करें 2014 में वो ज्यादा एग्रेसिव थे, और तालुक कादरी साहब तो बहुत ही एग्रेसिव थे, फांसी लगा दूंगा पकड़ के। लेकिन मसला ये है कि वो जो है वो बात करने जा रहे हैं कि मैं तो तारीख लेके जाऊंगा वापस। कभी कभी वो तल्ख हो जाते हैं, लेकिन वो तल्खी उनमें नहीं है जो 2014 में थी। हुकूमत में ज्यादा तल्खी, और मुझे इस बात का खतरा है कि जो ज्यादा पावर का यूज हो रहा है ना, पावर कल ज्यादा यूज हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई गैर मुल्की फौजों ने हमला कर दिया है, और इस्लामाबाद बंद पड़ा है, कंटेनर्स हैं सारे लगे हुए हैं, सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये करो, मतलब लोगों को डरा धमका के, पता नहीं खुदा जाने लोग डरे सहमे बैठे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम यह है कि लोगों को आराम से, मतलब हुकूमत को इस वक्त चाहिए था, अगर हुकूमत होती कहते कुछ नहीं हो रहा, एक हो रहा है मामला, फिर अपना काम करें, इंटरनेट बंद, रावलपिंडी में तातीलात, मेट्रो बंद, मोटरवे पता नहीं बंद कर रहे हैं, उसके बाद जीटी रोड बंद हो रहा है, कई जगहों पे स्कूल बंद, मरी रोड बंद, पता नहीं क्या, मतलब यहां पे खुदा जी, ये तो मतलब प्रॉपर जंगों की हालत में ऐसा नहीं हुआ इस्लामाबाद जैसे इस वक्त हो गया। तो इतना, और पूरा मुल्क डरा हुआ है कि भाई खुदा जाने क्या हो जाएगा। तो हुकूमत ने जितना इसके ऊपर ओवर रिएक्ट किया है, रात को अचानक सारी रात छापे पड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, और उसमें एक शहादत हो गई दरमियान में, सुबह से वो तकारीर हो रही हैं। अब मसला ये हर शख्स नजर आ रहा है सवाए एक शख्स के, शहबाज शरीफ साहब, उनकी तकरीर कहां गई। अच्छा, अब मसला ये है कि उन्होंने वो ज़ाहिर है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का भी मिजाज जो है वो थोड़ा सा, ये हालात डेवलप हो जाएंगे, सर मुंडाते ओले पड़ेंगे, उनको सबने चढ़ा दिया, आगे चढ़ो, आगे तो कोई इशू नहीं, कुछ जाओ ना, हम साथ हैं। आप यकीन करें, अगर किसी वक्त ये मामला खराब हो गया, हाथ से निकला, सबसे पहले एक इत्तेहादी अलग होगा, फिर दूसरा अलग होगा, फिर तीसरा अलग होगा। हालात देखेंगे ना, क्या हुआ, जो मसला ज्यादा खराब हो गया तो वो पीछे हट जाएंगे। और ये जिसको आज बैलेंस आउट करने की कोशिश की है राना सनाउल्लाह साहब ने काबीना के दीगर अरकान के साथ, लेकिन कायदीन में सिर्फ जो है वो मरियम नवाज साहब आई हैं अभी तक, और तो जरदारी साहब ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ना जी, या आपने कोई भी नहीं की ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है मामला, इसको कहते हैं हैंडल विद केयर। यहां के पुलिस बहुत एहतियात से काम ले, जो आने वाले लोग हैं वो भी जहन में रखें कि ये हमारे भाई हैं पुलिस वाले, खुदारा ये अस्पताल, ये एम्बुलेंसें, ये गाड़ियां, ये हम जैसे लोग हैं, सरकारी इमलाक, मतलब इनको बिल्कुल निशाना ना बनाएं। और उसकी वजह से यहां पर कोई ऐसी सूरत, कोई एक इंसानी जान, देखिए किसी एक की जान गई तो सारी इंसानियत की जाएगी, ये बात। अब वो गलत किसके ऊपर डालेंगे, ये डालेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सदमा है कि पुलिस जो है, पुलिस एहलकार, उसकी शहादत हो गई। अब अच्छी हुई गलत हुई कि 100 अच्छी हुई तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कहे, लेकिन बात ये सारी कि ये नहीं होना चाहिए कल, जिसका मुझे अंदेशा है कि होगा। क्योंकि मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं, वो लोग कुछ तो, अक्सरियत तो ऐसी है जो दुआ कर रही है कि खैरियत से मामला हटे, कि ये दोनों तो कह, कुछ कह रही है कि कुचल दो, फितने को कुचल दो, एक दफा फितना कुचलना होगा। वो कह रहे हैं जिहाद है, उसको सियासत में समझना, ये जिहाद है, इंपोर्टेड हुकूमत को फेंकना उठा के। वो कह रहे फितना है
इस फितने को कुचल दो, और उसके बारे में भी वो जब फितने का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो फिर वो मजहब की तरफ आ जाता है, फितने को कुचल दो, इमरानी फितना, इस तरह के लफ्ज, उसके इतनी ज्यादा कशीदगी है। और इमरान खान साहब का कहना है कि मैं हर हाल में इस्लामाबाद दाखिल हूं। जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम में यह कि कोई जीतता या कोई हारता नहीं, एक मुकम्मल जीतता है, दूसरा मुकम्मल हारता है, यानी विन विन। और तो वो तारीख इमरान खान साहब ने लेनी है। अगर तारीख लिए बगैर इलेक्शंस की और हुकूमत गिराए, हुकूमत जो है वो धरनों के नतीजे में कभी नहीं गिरी, माजी में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहां पे इशारा आ चुका है कि जी, इशारा क्या है कि जी इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाए तो हुकूमत गिर जाएगी। ये देखें ना, उन्होंने एक अनोखी लॉक लगाया हुआ है, इमरान खान साहब ने भी लगाया हुआ है अनोखी लॉक, इन्होंने भी लगाया हुआ है, और शेख रशीद भी बार बार कह रहे हैं। तो मसला ये है कि अब ये बड़ा एक ऐसा इशू है कि जो हमारे सियासी कायदीन को बैठ के निपटाना है, और अगर वो इसको नहीं निपटाएंगे, अगर इस मामलात को ठंडे नहीं करेंगे, तो फिर हालात जो हैं वो इन सब के काबू से बाहर हो जाएंगे और ये माइनस ऑल हो जाएगा, यानी ऑपरेशन जबरदस्त। सही, बहुत शुक्रिया। इनको बचना चाहिए और उस तरफ इनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये खुद चलते, मैं कहता हूं ना, सिस्टम जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर, आपने कई बार ये बात की, बहुत जाएगा ना। जब अनोखी लॉक लगा होगा ना, चारों ग्रिड लॉक लगा होगा, कौन आगे बढ़े, कौन करे, ईगोस का मसला, तारीख पहले अनाउंस कर देते, IMF के पास जाते नहीं जाते, क्या करते, तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अदालतें भी सोच रही हैं, बाकी अदारे भी क्या करें क्या नहीं करें। करना हमारे सियासतदानों को ही है, हमारे अदारों को ही है, आवाम को ही है, मुल्क सबका है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जाने से बचें, बड़े नुकसान से जहां पे गली मोहल्लों की जो बात होती है, अल्लाह ना करे गली मोहल्लों में मामला जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दों, नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।